तो मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी। और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना। और सेंटर स्टेट में रिलेशन में हम तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी, है ना, यानी कौन कहाँ पे जो है कानून बना सकता है ना। यानी सेंटर कहाँ पे बनाएगा, स्टेट कहाँ पे बनाएगा, है ना। हमने पढ़े कि सेंटर जो है वो संघ सूची के विषय पर बनाता है, और जो स्टेट है वो क्या है, राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बनाता है। क्लियर है। तो ये सारी बातें जो है ये तो हम कर चुके हैं। उसके बाद हम पढ़े प्रशासनिक संबंध, कि कौन कहाँ पे काम करेगा, है ना। ये भी सारी बातें हम कर ली हैं। अगर आप नहीं देखें तो वो वाला जरूर जाकर देखिए। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध, यानी फाइनेंशियल रिलेशन। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पैसे की बात हो तो चीजें को और अच्छे तरीके से बांटा जाना चाहिए, है ना। हम वही चीज समझने की कोशिश करते हैं। संविधान के भाग 12, है ना, में अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। कौन से भाग में? 12 में। क्लियर। इसके अलावा इसी विषय पर कोई अन्य उपबंध भी है ना। और इन्हें हम जो है निम्नलिखित शीर्षकों से समझ सकते हैं, जैसा कि हम आगे समझेंगे। कराधान संबंधी शक्तियां का आवंटन, कि क्या है, यानी किसको कितना शक्ति जो है दिया गया है टैक्स लगाने का। संविधान ने केंद्र और राज्य के बीच निम्नलिखित तरीकों से कर शक्तियों का आवंटन किया है। संघ सूची, यानी संसद के पास संघ सूची के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। और ये संघ सूची में कितने टैक्स? वो है 13। क्लियर है। और उसी टाइप से जो कि राज्य सूची पर है ना, राज्य विधानमंडल के पास यानी राज्य सूची पर जो है जिनकी संख्या कितनी, है ना, पर जो है वो जो कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। यानी हम अभी तक क्या समझे कि जो सेंटर और स्टेट के बीच जो टैक्स का डिवीजन है, अगर संघ सूची पर है तो वो सेंटर लागू करवाएगा टैक्स। उसमें टैक्सों की संख्या कितना है? 13, है ना। और स्टेट के पास जो है वो क्या है? 18 है। यानी क्या है, स्टेट के पास ज्यादा टैक्स है। क्लियर है। ये मामला आपको समझना है। यहाँ जो नीचे जो तालिका आप देख रहे हैं कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद, यानी जो हम पहले बात किए हैं, यानी जो प्रशासनिक मामला कहाँ से कहाँ तक है। प्रशासनिक मामला है 256 से लेकर शायद 263 तक, है ना। तो वही चीजें लिखा है कि 256 में क्या चीजें लिखा हुआ है, 257 में क्या चीजें लिखा हुआ है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हमने पढ़ लिया ऊपर कि संघ सूची पर जो है सेंटर स्टेट रिलेशन में हम क्या पढ़ रहे वित्तीय संबंध में, कि संघ सूची पर जो है वो 13 सब्जेक्ट है। और जो स्टेट में है, राज्य के पास जो इसमें कितने सब्जेक्ट है? राज्य के पास कितने हैं? 18 सब्जेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि क्या समवर्ती सूची में भी कुछ है, कि जिसमें सेंटर भी लगा सकता है, स्टेट भी लगा सकता है? यहाँ पर यही चीजें लिखना है। समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्ट नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि समवर्ती सूची में नहीं। लेकिन दूसरे शब्दों में कि कर विधायन संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार जो है उपलब्ध नहीं है, जैसा कि बताया, यानी समवर्ती में कोई चीज नहीं। लेकिन 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016, यानी कौन सा, जीएसटी के बात ही कर रहा है, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में एक विशेष प्रावधान बनाकर एक अपवाद प्रस्तुत किया है। बेसिकली जो जीएसटी है उसको हम कहाँ देखते हैं? वो देखते हैं समवर्ती, और समवर्ती सूची का मतलब है कि दोनों, सेंटर भी और स्टेट भी, है ना। ये मामला है। इस संशोधन में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के लिए समवर्ती अधिकार व शक्ति प्रदान की गई है। वही चीज है, समवर्ती अधिकार दोनों को मिला है, यानी संसद को भी और इसके मामले में। और इसीलिए तो आप देखे होंगे कि संसद के विशेष सत्र से तो पास हुआ ही है, लोकसभा राज्यसभा।
और आधे से अधिक जो विधानमंडल से भी पास कराया गया। क्यों? क्योंकि संघीय मामला है, इसलिए। कर निर्धारण के जो अवशेषीय शक्ति जो है, अवशेषीय का मतलब है कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जैसा कि हम अवशिष्ट शक्तियां पढ़े थे, उसी टाइप से अवशेषीय शक्ति टैक्स के मामले संसद में नहीं है, यानी कहीं पर कोई टैक्स नहीं है। और नया टैक्स अगर इजाद होता है तो वो सारा चीजें कहाँ जाएगा? हो जाएगा संसद के पास। और इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार, जैसे गिफ्ट, आप महंगा महंगा गिफ्ट देंगे तब भी आपको टैक्स लेगा। समृद्धि टैक्स, पैसे ज्यादा कमा लिया है, डेवलपमेंट ज्यादा हुआ तब व्यय कर, खर्चे ज्यादा कर रहे हैं तब भी आपको टैक्स। तो ये जो टैक्स है नया इजाद किया हुआ है, पहले नहीं था ये, है ना। और ये जो फायदा इसका कौन लिया? ये लिया संसद। क्लियर है ये बात है। संविधान कर उगाही एवं संक्रमण की शक्ति में अंतर स्पष्ट करता है। ठीक है, यानी बेसिकली संविधान जो कर का उगाही करना और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता, और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। बेसिकली है कि जो टैक्स, जितना टैक्स आया उसका उपयोग कौन करेगा, है ना। ये भी जो है वो तय है। क्लियर है? उगाही कौन करेगा, इसको प्राप्त कौन करेगा, है ना। तो ये चीजें भी है, केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु इसका प्राप्तियों को केंद्र और राज्य के मध्य बांटा जाता है। ठीक है, ये भी बात है। सॉरी, यहाँ से एक लाइन स्लिप कर गया है। उदाहरण के लिए जो आयकर की उगाही है, आयकर का मतलब क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स क्या है? ये कौन लगाता है? इनकम टैक्स लेता है केंद्र। केंद्र लेता भी है। केंद्र क्या करता है? केंद्र उगाही भी करता है। लेकिन ये जो टैक्स मिलता है वो सेंटर और स्टेट दोनों में बांटा जाता है ना। तो ये क्लियर है संविधान में कि टैक्स लगाएगा कौन? तो केंद्र लगाएगा। उगाहेगा कौन? ये भी क्लियर है। और दूसरा है कि वो जो पैसा जितना भी एकत्रित होगा वो किस में बटेगा? क्या सेंटर को बटेगा, या दोनों को बटेगा, या स्टेट को बटेगा? ये सारी बातें लिखा हुआ है ना। ये तय है। ये एक एग्जाम्पल से हम बात समझते हैं, आगे हम इस पर क्लियर बात करेंगे। परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्य के मध्य बांटा जाता है, जैसा कि हम इनकम टैक्स के मामले में समझे। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर निम्नलिखित पाबंदियां भी लगाया है। यानी जो राज्य का जो कर निर्धारण है, यानी जहां पर राज्य कर लगाता है ना, उस पर क्या है कि संविधान ने कुछ क्या है पाबंदियां लगाया है। वो पाबंदी क्या है, वो चीजें समझना है। विधानमंडल, विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है। कोई दिक्कत नहीं। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, या कोई रोजगार कर रहा है, कर लगा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति पर जो है, यह जो है 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर होता है तो क्या होता है कि जो संविधान है वो रोक लगाता है। अगर किसी व्यक्ति पर आपको लगाना है तो 2500 से ज्यादा नहीं लगा सकते, वो भी प्रति वर्ष। ये चीजें अगर आपको समझना है तो इसका ये मतलब होता है कि अगर इनकम टैक्स की बात करेंगे तो इनकम टैक्स किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाता है, और सेंटर फिर खुद तय करता है कि कितना इनकम टैक्स। आप सुने होंगे कि आपका सैलरी कितना है, 5 लाख से अगर कम है तो आपको 5% देना है, 10 लाख के बीच है तो 7.5% देना है। तो वो एक अलग मुद्दा है। उसके अलावा ये चीजें, यहाँ वही चीजें है कि राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री, यानी समाचार पत्रों के अतिरिक्त, नहीं इसको छोड़ दे, पेपर को छोड़ देते, खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है। ठीक है भाई, यानी कोई वस्तु की खरीद बिक्री हो रही है राज्य में तो वो कर सकता है। लेकिन इसमें भी चार पाबंदियां हैं। क्या चीजें? पहला, कि कहाँ कहाँ जो है, जो पाबंदियां का मतलब है कि कहाँ पर राज्य विधानमंडल जो है टैक्स
नहीं लगा सकता है। ये सारी बात लिखा हुआ है। पहला, राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। राज्य के बाहर का मतलब कि बिहार है ये, और बिहार के बाहर जो है, बिहार सरकार सोचेगा कि हम टैक्स लगाएं तो ये जो है वो नहीं होगा। क्लियर है, साफ साफ लिखा है। दूसरा पॉइंट, आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। आयात निर्यात का मतलब है, क्योंकि बिहार से संभव नहीं है, क्योंकि जो आयात निर्यात का मतलब होता है कि दूसरे देश से, है ना। जैसे ये ऐसे समझ में आएगा आपको कि मान लेते हैं कि जो गुजरात, गुजरात क्योंकि बॉर्डर एरिया है, और जब गुजरात है तो गुजरात में क्या होगा, यहाँ से आयात निर्यात होता है, यानी कि दूसरे देश से सामान आता है, फिर यहाँ से भी दूसरे देश में जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो है राज्य सरकार टैक्स लगाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेंटर का टैक्स चलता है, वो है कस्टम ड्यूटी, है ना। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हैं। आयात निर्यात का मतलब है दूसरे देश से जो व्यापार हो रहा है। तीसरा है, अंतर राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है। अंतरराज्य, अंतरराज्य का मतलब है कि वैसा खरीद बिक्री जो एक राज्य से नहीं, जैसे बिहार से चला, ये झारखंड भी चला गया, ये बंगाल भी गया, है ना। तो इस टाइप से एक से अगर अधिक जो राज्य है ये इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर जो है वो राज्य टैक्स नहीं लगा सकता है। समझ रहे हैं ये चीजें। जैसे आप सोच के देखिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई पेन है, तो पेन पे बिहार सरकार टैक्स लगाए, मान लेते हैं 2 रुपए, फिर झारखंड वाले फिर लगा दिए 2 रुपए, फिर ये भी लगा दिए 2 रुपए, तो ऐसे करके तो सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, है ना। और इसको उगाहेगा कौन, इसको कैसे जमा करना है, ये भी एक समस्या है। तो आगे समझेंगे कि इसका जो सोल्व है वो कैसे किया गया है। क्लियर। दूसरा है, संसद द्वारा अंतरराज्य व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय पर जो है प्रतिबंध है। तो वही सारा चीजें है कि क्रय विक्रय कर नहीं सकते। तीसरा पॉइंट, राज्य विधायिकाओं को निम्नलिखित 2 मामलों में वस्तु वस्तु की, सेवा की अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर आरोपित करने से प्रतिबंध किया गया। राज्य विधायिकाओं के 2 मामले में, यानी जो कानून बनाती है तो उस 2 मामले में रोक सकता है। कौन सा कानून, वही सेम वही चीज है। अब इसको अलग करके क्यों रखा है, ये समझ से बाहर है, क्योंकि वही चीज लगता है रिपीट किया हुआ है। नहीं, लिखा है कि जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर की गई हो, सेम वही चीज है, तथा जबकि ऐसी आपूर्ति आयात और निर्यात के दौरान होती हो, ये चीज है। पुनः संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी वस्तु, सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति राज्य से बाहर होने तथा ऐसी आपूर्ति जो आयात निर्यात के दौरान होने के बारे में विनिश्चय कर सिद्धांत अथवा नीति निरूपित करे, है ना। अगर इस टाइप की बातें हैं कि अगर क्या है कि राज्य के बाहर, किसी राज्य के बाहर हुआ है, या कहीं पर जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही है ना, तो इस पर जो है कानून कौन निर्धारित करेगा, वो करेगा संसद, है ना। तो ये चीजें लिखा है, तो अन्य राज्य को इससे बाहर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधि राज्य विधानमंडल किसी अंतरराज्य नदी, अंतरराज्य नदी का मतलब है कि वो नदी एक से अधिक राज्यों में बहता हो, या नदी धारा के विनियमन या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रितकरण के उत्पादन, खपत, वितरण और बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है। ठीक है, वही चीजें है कि कर यहाँ पर लगा सकता है ना। लेकिन यह किसी कानून को प्रभावी करने से पूर्व पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी। नहीं, अगर मान लेते हैं बेसिकली ये है कि बिहार में कोई प्लांट दिया, गंगा नदी को साफ कर, है ना। तो अब गंगा नदी को साफ करने के लिए ये क्या करेगा कि कुछ बिजली का प्रयोग करेगा, कुछ उत्पादन की करेगा, है ना, कुछ भी करेगा। तो इस पर क्या है कि जो भी करेगा, क्या इस पर हम टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स के लिए कानून बना सकता है बिहार सरकार।
तो जवाब है कि हाँ बना सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। अगर प्रेसिडेंट बोल दिया तो आप लगा सकते हैं, है ना? तो ये चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ तक तो आप समझ। दूसरा है कर राजस्व का वितरण, यानी जो टैक्स है वो उसका वितरण कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मान लो जो टैक्स जमा हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हम ये चीज पढ़ेंगे। 80वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 तथा 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर एक व्यापक परिवर्तन किया गया है। ठीक है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से, एक तो जो है जो जीएसटी से जो पैसा आता है वो पूरे राज्य में बढ़ता है, किसमें, सेंटर और स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ मतलब यही है कि सेंटर और स्टेट में बांटना, ये पैसा है ना? तो ये चीज है। अब यहाँ पर ये चीज समझना है, अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि ये जो 101वां संविधान संशोधन है ये है जीएसटी, और जीएसटी एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? और ये वाला जो 80वां संविधान संशोधन है ये डायरेक्ट टैक्स की बात करता है। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिस पर लगाया उसी से ले लिया, है ना? और ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, जिससे लगाया, जिस पर लगाया, किसी और से वो ले लिया, है ना? ये चीजें हैं, आगे समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है ना? ये चीजें भी है, समझ लेते हैं यहीं पे क्या दिक्कत है। ये डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि आप कोई पेन लिए, पेन लिए, उसमें देखेंगे उसमें लिखा रहता है कि ऑल टैक्स इंक्लूडेड, इंक्लूड, ऐसा लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि अगर 5 रुपए का पेन है तो उसमें जो है वो टैक्स भी शामिल है, सरकार के पास कुछ पैसे भी जाएगा, है ना? और वो पैसे क्या है, वो है जीएसटी। और ये जो जीएसटी में जितना भी पैसा जमा हुआ वो पैसा किस में बटेगा, वो बटेगा सेंटर और स्टेट में, दोनों के बीच बटेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, 101वां संविधान संशोधन। क्लियर? अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जिस पे लगाया उसी से ले लिया। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर आपका इनकम है 5 लाख, ठीक है, और 5 लाख में सरकार बोल दिया है कि आपको जो है 5% जो है आपको टैक्स देना होगा, इनकम टैक्स। 5 लाख का 5% कितना हो गया, है ना? 5 लाख का 5% लगभग 2500 रुपये, 25,000 रुपये, है ना? यानी 1 लाख का 5,000 हो गया ना, तो 5 लाख है, 25,000 हो गया, तो 25,000 आपसे लिया जाएगा टैक्स। अब आप इसको वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं जी हम कैसे देंगे। यहाँ पर अंतर क्या है कि मान लेते हैं कि जहां पे टैक्स लगाया है जिस व्यक्ति से लिया है, क्योंकि अल्टीमेट ये पैसा किससे जा रहा है, जो उसको खरीदेगा, जनता से, है ना? वो उसको लगेगा, है ना? तो ये चीजें हैं। तो किसी और से जहां पे लगाया, मान लो तो कंपनी में जहां पे बना था वहां पे टैक्स लगाया, लेकिन वो पैसा कहाँ से दिया जा रहा है, जनता के द्वारा, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है ना? वो चीजें भी है, वही चीजें हम यहाँ पर समझते हैं। 80वां संविधान संशोधन 110वें वित्त आयोग की सिफारिश को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। यानी बेसिकली ये कह रहा है कि जो पैसा जमा होता है, चाहे जीएसटी से हो या इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स का मतलब यहाँ पर दो बातें समझना है कि यानी डायरेक्ट टैक्स से हो या इनडायरेक्ट से हो, ये पैसा को बांटता कौन है सेंटर और स्टेट के बीच, ये बांटता है वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, है ना? प्रत्येक 5 साल में वो बैठता है। तो उसी टाइप से यहाँ से यहाँ पर बोला गया है। ये 80वां संविधान संशोधन जो है 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को प्रभावी करने के लिए लागू किया। आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए, है ना? यानी कि मान लेते हैं अगर 100 रुपए टोटल टैक्स हुआ है, 29 रुपए कहाँ जाएगा, राज्यों के बीच बटेगा। अब कितने राज्य हैं? हमारे यहाँ 28 राज्य, है ना? उनके बीच बांटा जाएगा। ये चीजें हैं। किसको क्या पड़ेगा, ये एक अलग मुद्दा है। बांटने का तरीका क्या होता है वो वित्त आयोग क्लियर करती है। हाँ, तो वो हम बात करेंगे भी कि वित्त आयोग कैसे काम करती है। इसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना जाता है।
यह पूर्वव्यापी 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया। इस संशोधन से आयकर के साथ कई अन्य करों जैसे निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी इत्यादि का प्रावधान किया गया। ये बातें आपको समझ में आएगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 101वें संविधान संशोधन ने देश में करारोपण एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। उसी के अनुसार संशोधन द्वारा संसद और राज्य विधायिकाओं को वस्तु सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति के लिए प्रत्येक लेन देन के लिए जीएसटी लगाने संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है। जीएसटी के चलते केंद्र और राज्य द्वारा अधिरोपित अनेक प्रत्यक्ष कर निष्प्रभावी हो गए। यानी जीएसटी में क्या हुआ है कि जो बहुत सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स थे इसमें ऐड किया गया है ना। जैसे अगर स्टेट का कुछ टैक्स को बाहर रखा, जैसे जो अल्कोहल पर टैक्स होता है उसको बाहर रखा गया, जो पेट्रोल एंड डीजल पर होता है ना, उसको बाहर रखा गया, बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी इसको बाहर रखा गया, है ना? ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको बाहर रखा गया। बाकी जो टैक्स होता है उसको क्या होता है जीएसटी में क्या है कि ऐड किया गया, चाहे सेंटर का कुछ टैक्स हो या स्टेट का कुछ टैक्स हो, उसको ही क्या किया जीएसटी में ऐड किया गया। समझ में आ रहा है ये बातें, क्योंकि बोलना था कि एक देश एक टैक्स, मोदी जी का ये कंसेप्ट था। तो उसी टाइप से जो जितना भी लंदन टैक्स था उसको क्या किया, खत्म किया गया। यानी अल्कोहल पर जो टैक्स है वो रहेगा, पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स है वो रहेगा, बिजली पर जो टैक्स लग रहा है वो रहेगा, है ना। दूसरा बात है जो कस्टम ड्यूटी पर का टैक्स है वो क्या होगा, वो रहेगा, है ना, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कहाँ लगता है, आगे हम बात करेंगे कि कस्टम ड्यूटी का क्या मतलब है। जीएसटी लागू करने की मंशा यही है कि भारी भरकम कर व्यवस्था की जटिलता को सुगम बनाकर वस्तुओं एवं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया जाए। वही चीजें हम बोल रहे हैं कि सबको जोड़कर एक टैक्स जो है वो लगाया गया। संशोधन ने विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों यानी जो केंद्र का जो इनडायरेक्ट टैक्स था तथा उगाहियों को जो अब तक की वस्तुओं और सेवा की आपूर्ति से जुड़ी थी, जैसे यानी इसमें जो है यानी सेंटर का जो टैक्स है वो ऐड हुआ है जीएसटी में, वो कौन कौन सा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये है। दूसरा है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तीसरा है औषधीय एवं प्रसाधन तैयारी यानी उत्पादन शुल्क, बेसिकली यही है, अधिनियम 1955 के अंतर्गत उगाहा गया है। उत्पादन शुल्क, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स। दूसरा है अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसमें प्रतिकार शुल्क कहा जाता है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नोन एज काउंटर बेरिंग ड्यूटी। हम आगे पढ़ेंगे कि ड्यूटी क्या है, बड़ा जरूरी है, ये चीजें आपको समझना है। विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। और सातवां है केंद्रीय अधिभार एवं उपकर, जहां तक कि वो वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति से संबंधित है, यानी सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। So far, they are the related to supply of goods and services. यानी इस प्रकार संशोधन द्वारा अनेक कर और शुल्कों को भी एक में कर दिया, यानी क्या किया है कि उसमें जोड़ा है। नेक्स्ट है कि जो राज्य के कुछ जो टैक्स है उसको भी क्या है जीएसटी में जोड़ दिया है। यानी बेसिकली हम अभी तक ये पढ़ लिए कि ये जो 7 टैक्स है यहाँ पर देखिए सेंटर का, उसको क्या किया है कि जीएसटी में जोड़ा है। वो कौन सा टैक्स है, वो है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और राज्य का कुछ टैक्स को जोड़ा है, ये कौन सा है, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वैट बोलते थे पहले। सेल टैक्स, मनोरंजन इंटरटेनमेंट टैक्स, है ना, वो है। अब से अष्ट द्रव्य एवं प्रवेश कर, है ना, एंट्री टैक्स जिसको बोलते हैं हम, क्रय परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, जैसे आप कोई महंगा महंगा गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं तो उसमें आपको मिलता है लॉटरी, है ना, ड्रीम इलेवन जो सट्टा जुआ आदि पर टैक्स। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर अधिरोपित राज्य अधिभार एवं उपकर,
है ना? इसके अलावा संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 268 एम के साथ संघ सूची में प्रविष्ट 92 सी को भी निरस्त कर दिया है। क्लियर है? कर दिया है कि सेवा कर से संबंधित थी। यानी इन्हें जो है 88 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था। सेवा कर की उगाही केंद्र द्वारा की जाती है तथा इसका संग्रहण और विनियमन केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। यानी सेवा कर लगाता कौन है? वो लगाता है सेंटर लगाता है। और उगाहता कौन है? कौन उगाहता है? केंद्र ही उगाहती है। सॉरी, ये जो उगाहता है यानी संग्रहण करता है, जमा कौन करता है? सेंटर और स्टेट दोनों। और जो उपयोग कौन करता है सेंटर और स्टेट दोनों। है ना? ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? और ये कब जोड़ा गया था? ये है 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2003 में। क्लियर है? यानी उपरोक्त संशोधनों 80वां और 101वां संशोधन के बाद कर राजस्व के केंद्र और राज्य के बीच वितरण की वर्तमान स्थितियां लिखित है। तो आज अभी जो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो व्यक्ति है कौन कर लगाएगा, है ना? इसके बाद ही पढ़ेंगे कि टैक्स को कौन लगाएगा, टैक्स उगाहेगा कौन? उगाही। और ये जब टैक्स उगह जाए वो उगाही हो जाएगा तो इसमें किसके किसके बीच रखा है? बेसिकली पैसा कौन रखेगा? क्या सेंटर रखेगा या सेंटर और स्टेट दोनों रखेगा या सिर्फ स्टेट रखेगा? ये सारी बातें हम करेंगे। क्लियर? तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।